नमस्ते बच्चों। हम पिछले ई लेक्चर में शक्ति की अवधारणा पर चर्चा कर रहे थे। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज के इस ई लेक्चर में शक्ति को प्रयोग में लाने की पद्धतियाँ, शक्ति का प्रयोग एवं सीमाएं तथा शक्ति की अवधारणा पर जॉर्ज कैटलिन व लासवेल के विचार जानने का प्रयास करेंगे। शक्ति को प्रयोग में लाने की पद्धतियाँ यानी कि टेक्निक्स फॉर यूज ऑफ पावर। शक्ति को प्रयोग में लाने के 4 तरीके हैं: समझाना, प्रलोभन, दंड और शक्ति। इन चारों तरीकों के बारे में विवेचना हम इस प्रकार से कर सकते हैं, जिसमें से पहला है समझाना यानी कि परसुएशन। शक्ति को प्रयोग में लाने का सबसे सुगम तरीका समझाने का ही है। अगर ए के समझाने बुझाने को बी मान लेता है तो उसका परिणाम स्थायी होता है। इस पद्धति को प्रयोग में लाने के लिए ए को केवल एक काम करना है, और वह यह है कि वह संपूर्ण परिस्थिति को इस प्रकार से परिभाषित करे कि जिससे बी इस संबंध में अपना विचार बदल दे और उसकी बात मान ले। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राजनय यानी कि डिप्लोमेसी का आधार समझाने की विधि ही है। इसी प्रकार से शक्ति को प्रयोग में लाने का जो दूसरा तरीका है वह है प्रलोभन यानी कि रिवार्ड्स। ए के पास बी के आचरण को अपने अनुकूल बनाने की जो दूसरी पद्धति उपलब्ध है वह प्रलोभन, पारितोषिक या पुरस्कार ही है। इस विधि में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को प्रलोभन का वचन देकर उनके व्यवहार पर प्रभाव डालने की कोशिश करता है। ये प्रलोभन 4 प्रकार के हो सकते हैं: मनोवैज्ञानिक, भौतिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामान्य प्रलोभन भौतिक होते हैं। ए राष्ट्र बी को भूप्रदेश, सैनिक सहायता, सैनिक अड्डे या प्रशिक्षण सुविधाएं आदि का प्रलोभन दे सकता है। आजकल आर्थिक प्रलोभनों का विशिष्ट महत्व है। एक राष्ट्र दूसरे को अपनी तरफ मिलाने के लिए उसे कर्ज अथवा सहायता के रूप में धन दे सकता है। इसी प्रकार से शक्ति को प्रयोग में लाने का जो तीसरा तरीका है वह है दंड यानी कि पनिशमेंट। शक्ति को प्रयोग में लाने का तीसरा तरीका दंड की धमकी देना है। यदि बी समझाने और प्रलोभन के बावजूद वह काम करता है जिसे कि ए उस स्थिति में बी को दंड की धमकी दे सकता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दंडात्मक कार्यों की कार्यविधि आए दिन होती रहती है, परंतु दंड को प्रभावशाली बनने के लिए आवश्यक है कि उसकी केवल धमकी दी जाए, उसे प्रयोग में न लाया जाए। इसी प्रकार से शक्ति को प्रयोग में लाने का जो चौथा तरीका है वह है बल या शक्ति यानी कि फोर्स। शक्ति को प्रयोग में लाने का अंतिम तरीका बल है। दंड और बल प्रयोग में भेद है। दंड की निरोध के रूप में धमकी दी जाती है, परंतु जब सचमुच इस धमकी को अमल में लाया जाता है तो वह बल प्रयोग बन जाती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बल प्रयोग का सबसे अधिक उग्र रूप युद्ध है। वस्तुतः वह बल प्रयोग का अंतिम चरण है। उसका प्रयोग केवल उस समय होता है जब संबद्ध राष्ट्र को समझाने से अथवा घूस से अथवा धमकी से अपने आचरण को बदलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। शक्ति के प्रयोग के साधन के रूप में बल प्रयोग का सहारा आखिरी हथियार के रूप में किया जा सकता है। शक्ति का प्रयोग एवं सीमाएं। शक्ति का प्रयोग विभिन्न प्रकार की शास्त्रियों या साधनों के आधार पर किया जाता है, जैसे कि पुरस्कार, दंड, आर्थिक लाभ देना या रोकना आदि। इन साधनों की मात्रा एवं प्रकार देशकाल तथा संस्कृति विशेष के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। शक्ति का प्रयोग करते हुए पिटाई, जेल, जुर्माना या अपमान इनमें से किसी भी साधन को अपनाया जा सकता है। इसी प्रकार संस्था पर शक्ति का प्रयोग करते हुए धमकी या प्रलोभन में से किसी को भी आवश्यकता अनुसार चुना जा सकता है। उदाहरण के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति वहाँ की कांग्रेस पर अपना प्रभाव जमाने के लिए या तो कांग्रेस सदस्यों
एवं उसके अनुयायियों को पदों का प्रलोभन देता है, अथवा विशेष सम्मेलन बुलाने या मतदाताओं से सीधे अपील करने की बात कहता है, अथवा विधेयक विशेष पर निषेधाधिकार के प्रयोग की धमकी देता है। इनमें से एक साधन के असफल रहने पर दूसरे साधन को अपनाया जा सकता है। सामान्यतः शक्ति प्रयोग में सफलता प्राप्त होती है, लेकिन कभी कभी इसमें असफल भी रहना होता है। किंतु शक्ति प्रयोग स्वच्छंद नहीं होता और उसके ऊपर अनेक प्रतिबंध तथा सीमाएं आदि होती हैं। ये सीमाएं अनेक बातों से संबंध रखती हैं, जैसे कि इतिहास और परंपराएं, सहमति या स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता के तरीके, राजनीतिक विकास का प्रभाव, धर्म, नैतिकता एवं समूह का दबाव आदि। शक्ति की सीमाएं प्रयोगकर्ता के लक्ष्य एवं उद्देश्यों, उसकी क्षमता, पारस्परिक संबंधों, प्रतियोगिता, कार्य पद्धतियों और वातावरण संबंधी कारणों आदि से भी उत्पन्न होती है। राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का एक प्रमुख उद्देश्य यह जानना होता है कि शक्ति किसके हाथ में है और उसका प्रयोग किस प्रकार किया जा रहा है। इसी कारण वर्तमान समय के राजनीतिक विचारक राज्य के विचार को अभिव्यक्त करने की अपेक्षा शक्ति की धारणा व्यक्त करने में अधिक रुचि ले रहे हैं। वस्तुतः शक्ति राजनीतिक अनुसंधान का हृदय है और इसका स्पष्ट लाभ यह है कि इसके द्वारा दूसरों को प्रभावित करने वाली क्रिया को समझा जा सकता है। लेकिन कुछ समय पूर्व तक शक्ति के विचार को राजनीतिक अध्ययन में उचित स्थान प्राप्त नहीं था। वर्तमान समय में शक्ति की धारणा ने पर्याप्त महत्व और लोकप्रियता प्राप्त कर ली है और जॉर्ज कैटलिन तथा हेरल्ड डी लासवेल ने इस धारणा पर विस्तार से विचार व्यक्त किए हैं, जिसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं। इसमें से पहले हैं जॉर्ज कैटलिन के विचार। राजनीतिक शास्त्र में जॉर्ज कैटलिन वे प्रथम व्यक्ति थे जिसने शक्ति को केंद्र बिंदु बनाकर व्यवस्थित सिद्धांत का विकास किया। जॉर्ज कैटलिन ने शक्ति को राजनीतिक जीवन का प्राथमिक तत्व माना है। कैटलिन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में अपनी कामनाओं को पूरा करने की इच्छा होती है और यही इच्छा उसके समस्त कार्यों का आधार है। अपनी इच्छा लागू करने के लिए अन्य लोगों की इच्छाओं को नियंत्रित करना आवश्यक हो जाता है और व्यक्ति जब इस दिशा में चेष्टा करता है तभी शक्ति या संघर्ष के तत्व का उदय हो जाता है। इसी प्रकार से शक्ति की अवधारणा पर जो लासवेल के विचार हैं वे इस प्रकार हैं। लासवेल ने राजनीतिक विज्ञान को शक्ति के विज्ञान का पर्याय माना है। उसकी दृष्टि में राजनीति प्रभाव और प्रभावी का अध्ययन है। वह लिखते हैं कि राजनीतिक विज्ञान का विषय शक्ति की प्रक्रियाओं का अध्ययन है। वह राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन को कुछ संस्थाओं के अध्ययन तक सीमित नहीं रखना चाहते। वह राज्य या सरकार जैसी संस्थाओं को राजनीतिक विज्ञान की विषय वस्तु नहीं मानते। उसके अनुसार राजनीतिक विज्ञान की विषय वस्तु शक्ति है। शक्ति इन औपचारिक संस्थाओं तक सीमित न होकर हर जगह विद्यमान है। प्रभाव और प्रभावी समाज में हर जगह पाए जाते हैं। शक्ति दूसरों पर अपने मूल्यों को लागू करने की क्षमता है। राजनीतिक व्यक्ति वह है जिसका प्रमुख उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना है। इस प्रकार लासवेल के अनुसार शक्ति राजनीति का मुख्य सार है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है क्या शक्ति साधन है अथवा साध्य। यह भी एक विचार का विषय है। शक्ति साधन है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति क्या एक साधन है? राज्य दूसरे राज्य के व्यवहार को क्यों नियंत्रित करना चाहते हैं? जिस प्रकार से धन एक साधन है और धन से कई अन्य चीजें खरीदी जा सकती है, उसी प्रकार से शक्ति विदेश नीति का एक साधन है और शक्ति के माध्यम से विदेश नीति के लक्ष्य यानी कि राष्ट्रीय हितों को प्राप्त किया जा सकता है। इससे शक्ति को साधन माना जाता है। इसी प्रकार से जो दूसरी धारणा है इस संबंध में वह यह है कि शक्ति साध्य है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कभी कभी व्यक्ति और राष्ट्र शक्ति को साध्य मानने की भूल कर बैठते हैं। राजनीतिज्ञों की अधिकतम शक्ति संचय की महत्वाकांक्षा
और छोटे छोटे महत्वहीन मुद्दों पर बल प्रयोग करने की प्रवृत्ति या धमकी शक्ति को साधे में परिवर्तित कर देती है। हिटलर और मुसोलिनी के लिए शक्ति साधन न होकर साध्य थी। मार्गन्थाओं के राजनीतिक यथार्थवाद में 6 सिद्धांतों का निचोड़ यही है कि राष्ट्रीय हित को शक्ति के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जा सकता है, अर्थात शक्ति ही राष्ट्रीय हित है। प्रत्येक राष्ट्र की विदेश नीति का ध्येय शक्ति का अर्जन है। शक्ति अपने आप में एक उद्देश्य है। वस्तुतः शक्ति साध्य भी है और साधन भी। जहाँ शक्ति अपने आप में एक उद्देश्य है, वहाँ वह दूसरे उद्देश्य की पूर्ति का साधन भी हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति साधन इसलिए है कि इससे राष्ट्र हित की पूर्ति होती है, और साध्य इसलिए है कि शक्ति का आधिपत्य बना रहना राष्ट्र हित की सुगम सिद्धि के लिए आवश्यक है। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।